ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ 40-45 मिनट की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर याद रखिए आने वाले 5 साल में जो नफरत की आंधी उठेगी, जो आग लगा दिया जाएगा। वैसे आज इस मुल्क में नफरत तो फैला दी गई है, मगर उस गर्मी का खात्मा हम कैसे करेंगे, उस गर्मी का फ़िरका परस्ती की गर्मी का मुकाबला कैसे करेंगे? वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का 13 तारीख को इस्तेमाल करें। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट के इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाएगी, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो जाएगी। मगर क्या आप ये चाहेंगे कि आपका हक उसमें ना हो, आपका रोल उसमें ना हो? और अगर आप एक भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे, और सबसे बड़ा पैगाम ये होगा कि हमने नफरत को ठुकराया, हमने फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी। जो लोग सरजमीन हैदराबाद में, तेलंगाना में फसाद और नफरत को फैलाना चाहते हैं, हम अपने वोट की ताकत से उनको मुस्तरद करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी कोई लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालना पसंद करते, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि क्या आप पसंद करेंगे कि कल अगर बिल्किस बानो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्या तुम उससे नजरें मिला सकोगे? जिस बच्ची की अस्मत रेजी की गई, जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसकी माँ और रिश्तेदारों की अस्मत रेजी कर उसको मार दिया गया, यही मोदी की हुकूमत ने उन तमाम खातिलीन को रेमिशन पर रिहा कर दिया। क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में इस बच्ची ने जो इंसाफ की लड़ाई 20 साल से लड़ रही है, 22 साल से, अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक पैगाम नहीं देंगे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि आपने खातिलों को छोड़ा, आपने एक बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा, आपने मासूम बच्ची का कत्ल करने वालों को छोड़ा। याद रखो, सिर्फ निजी महफिलों में बैठकर किसी को गाली देकर या फिर उनको कोस कर ये उससे हल होने वाला नहीं है। वोट का इस्तेमाल करो और पैगाम दो। CAA NPR NRC का कानून हमारे सामने है। अगर कल ये बीजेपी की हुकूमत खुदा ना खास्ता दोबारा आती है और NPR NRC इनके झंडे में शामिल है, तो बताओ NPR NRC को हम कैसे रोक सकेंगे? क्या हम सिर्फ जज्बाती नारों से रोक सकेंगे? नहीं मेरे भाई, ये वक्त है कि इस इलेक्शन में 13 तारीख के दिन, बल्कि जितने फेजेस में इलेक्शन है, आप बड़ी तादाद में निकलकर इस कानून को ये बताइए कि हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया जो मुस्लिम खवातीन से और नाइंसाफी करता है। इस कानून के खिलाफ आपको एक बेहतरीन मौका आया है कि आप इसके खिलाफ वोट दें। फिर आप देख रहे हैं कि वतन अजीज में हमारे वजीर आजम जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि रोड चलता हुआ छोटा मोटा लीडर भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता होगा। जो वजीर आजम की जबान से आपने सुन लिया कि कभी जिहादी कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये घुसपैठी है, तो कभी हमारे मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। ये इस्लामोफोबिया की जबान मुल्क के वजीर आजम इस्तेमाल कर रहे हैं, नफरत की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर दिया गया, हम उसको छीन लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट को इस्तेमाल करो। याद रखो, मैं मिसाल दे रहा हूं, गुजरात में एक बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर है, मरकजी वजीर है, उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में गुजरात के ठाकुरों के बारे में, गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी, तो गुजरात के ठाकुरों ने यह फैसला कर लिया कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर वो फैलते फैलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच चुकी है, और इन तीनों रियासतों के राजपूत कह रहे कि बीजेपी का एक मिनिस्टर
हमारी कम्युनिटी को गाली देकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया है। क्या हम राजपूतों से कम हैं? बताओ आप। अगर राजपूत हमको बता रहे कि अगर उनको कोई गाली देगा, उनको कोई बकवास उनके बारे में करेगा तो बीजेपी से मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मुल्क का वजीर आजम अगर हमको घुसपैठी कह रहा है और हमारी बहनों को, बेटियों को बदनाम कर रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। यही मोदी हुकूमत का डेटा बताता है कि मुस्लिम खवातीन का TFR रेट गिरा है। और फिर मोदी कहते हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम किसी के गले का उतरा हुआ जेवर नहीं पहनते। हमें गयूर लोग हैं, हम किसी के गलों से छीनकर अपने घर में चिराग नहीं जलाते। यकीनन तुम्हारी हुकूमत हमसे नाइंसाफी कर रही है। मगर नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि इनके 5 साला दौरे इख्तिदार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदादोशुमार डेटा बताते हैं कि 5 साल में इस वतन अजीज की खवातीन ने 1 लाख करोड़ का सोना बैंकों में गिरवी रखा कर पैसे उस पर लिए, लोन लिया है गिरवी रखा कर। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों आप झूठ बोलते हैं? मैं नारी शक्ति 33% तहफुजात दे दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं अगर एक औरत, एक खातून अगर अपना सोना गिरवी रखाती है, उसके लिए सबसे तकलीफ दे बात होती है, क्योंकि उसके पास जो छोटा मोटा सोना होता है, जेवर होता है, वो सबसे पहले उसकी दादी का या उसकी माँ का कोई एक हिस्सा होता है, उसमें उसके जज्बात जुड़े होते हैं। क्यों सोना रखाते गरीब खवातीन? इसलिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बेटी की शादी है, बेटे की कॉलेज की फीस देना है, और ये हुकूमत सब जानते हुए भी उन खवातीन के लिए कुछ नहीं करती। और नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलते हैं कि मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में आजादी के बाद से लेकर अब तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, कभी भी मुस्लिम वोट बैंक इस मुल्क में था ना है, ना कभी रहेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी के पास एक बैंक है जिससे मोदी ने 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाया। बताओ भारत के लोगों, चाहे तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास के हो, अगर तुमको 15 लाख के लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते तो 15 लाख के लोन के लिए 30 से 35 मरतबा बैंक के चक्कर मारना पड़ता। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो बैंक उसको लोन दे देता। मगर वजीर आजम 5 साल में 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाकर बात कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, जिहादी है। बताओ मोदी, जिहादी कौन है? नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ जिहादी कौन है? तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो बताओ जिहादी कौन है? मगर इशारा किसकी तरफ है? भारत की सबसे बड़ी अक़लियत की तरफ इशारा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी इज्जत नफ्स को सामने रखकर, अपनी हमियत को सामने रखकर मुत्तहिदा तौर पर न सिर्फ 13 तारीख बल्कि अब जो कोई भी पार्लियामेंट के इलेक्शन की हक रायदही का दिन आएगा, आप अपना वोट बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करिए। और अगर आज भी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना वोट नहीं दूंगा, भाई मजलिस जीतेगी, मैं छुट्टी मनाऊंगा, तो क्या तुमने नहीं देखा कि यही बीजेपी के उम्मीदवार ने एक इबादतगाह मस्जिद की तरफ इशारा करके तीर फेंकने का इशारा किया? क्या तुम में वो भी हमियत नहीं है? क्या आज तुम्हारे दिलों में गीरत जिंदा है नहीं है? बताओ कि कुदरत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है, देखो इनकी जबान से सुनो ये क्या करना चाहते हैं, इनके इशारों हरकतों को देखो वो क्या करना चाहते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि मैं अल्लाह हूं? क्या तुम चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि उठो, बर्बादी का दिन आने वाला है? मेरे भाई, अक्लमंद वो है जो मुखालिफिन की हरकतों को देखकर उठ जाए और बेदार हो जाए। अगर आज आप बेदार नहीं होंगे तो कब होगे? क्या सुबह क़यामत के दिन तुम बेदार होगे? अगर एहसास है
जिंदगी का सबूत देना है तो एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। इस शहर को बचा लो, इस रियासत को बचा लो, हमारे वतन अजीज को बचा लो, वरना याद रखो ऐसे ऐसे काम होंगे। ये जो रात जो आज अंधेरी है, कहीं खुदा ना खास्ता ये अंधेरा और इजाफा ना हो जाए। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बार बार बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। कहे का विकास कर रहे हैं? कहां गया नरेंद्र मोदी का चंद्रयान 3, G20, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? सब बकवास है। असली और एजेंडा उनका एक ही है कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी दिखे उसको रजाकार बोल दो, उसकी दाढ़ी को गाली दो, उसकी टोपी को खतरा करार दो, उसके कपड़ों को खतरा करार दो। मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहदा तौर पर अपने वोट को इस्तेमाल करने का है। और अगर कोई आकर कोई और बात कहता है तो आप उनसे कहिए कि तू हमारा दोस्त नहीं है, तू बीजेपी का एजेंट बनकर हमारी सफों में आकर निफाक की कैफियत पैदा करना चाहता है। 10 साल में बताओ हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कहीं उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि मेट्रो का काम के लिए पैसे दो, लेटरें लिखे, कोई नहीं दिए। आज आकर अमित शाह बोलते हैं हैदराबाद में यहीं पर लाल दरवाजे में जलसा हुआ और बड़े खुश नजर आ रहे थे बड़ी पब्लिक को देकर। अमित शाह साहब, जितने लोग आपके जलसे में आए, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि हम यहां परसों वहां पर सांचक मंजे की दावत है, तो उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते वहां पर। आप पब्लिक को जमा करके कहां से पकड़ के लाए, और वहां पर अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा हैदराबाद में। अरे तुम्हारे को होम मिनिस्टर कौन बनाया पाशा? आप होम मिनिस्टर हैं, आपको तारीख नहीं मालूम। तुमने ये जुमला कहकर सरदार पटेल की तौहीन कर दी। तुमने जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार है और रहेंगे वो तुम्हारे और मोदी की आंख में आंख डालकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे भारत के संविधान के दायरे में रहकर। तो वफादारों को खत्म नहीं किया जा सकता, वफादारों को हराया नहीं जा सकता। हाँ, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस मुल्क से गद्दारी कर रहे थे, ये वफादार उन गद्दारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम तो वो हैं, इसी हैदराबाद से मौलवी इस्माइल सबसे पहले उनको काला पानी की सजा दी गई थी, मगर मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने माफीनामा नहीं लिखा। अमित शाह आपके हीरो 6 लव लेटर लिखे अंग्रेजों को। हम फांसी के फंदे को कबूल करना पसंद किए, अंग्रेजों के सामने न माफी मांगे न उनके सामने सर झुकाया। सुनो मोदी, तुम 17 करोड़ भारत के अल्पसंख्यक समाज को घुसपैठी कहते हो, तो तुम कभी मुरादाबाद जाओ मोदी, और जाकर पूछो कि मौलाना काफी कौन थे। मौलाना काफी वो थे, मुरादाबाद के मुफ्ती थे। अंग्रेजों ने गरम गरम इस्तरी से उनके जिस्म पर तकलीफ देते थे। मौलाना काफी वो थे कि जब फांसी के फंदे पर अंग्रेज उनको लेकर जा रहे थे तो मौलाना काफी की जबान पर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। और तुम लोग जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बड़ा कहते हो, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और अमित शाह आकर यहां पर बोलते रजाकार। अरे रजाकार नहीं है, ये हैदराबाद की सरजमीन है, यहां पर हम सब मिलकर रहते हैं। पिछले 18-19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ, ना हम फसाद करने की किसी को इजाजत देंगे। रोको मोदी तुम्हारे कैंडिडेट को। तीर मस्जिद पर फेंकने की कोशिश नहीं थी, तीर हैदराबाद के अमन को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन मजलिस को और भी काम करवाना है। आपने देखा कि हमने चीफ मिनिस्टर को बुलाकर
वो जो महात्मा गांधी बस डिपो से फलकनुमा की मेट्रो का काम था, उसकी मंजूरी दिलवाई, उसका संगे बुनियाद रखा। इंशाअल्लाह ताला वो एक जो हिस्सा बचा हुआ है उसका काम शुरू होगा। आपने देखा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने जो एयरपोर्ट की नागोल से मेट्रो की लाइन आएगी, हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के में उसके 3 स्टेशन बनेंगे। एक होगा ओवैसी हॉस्पिटल के पास, दूसरा होगा हाफिज बाबा नगर, तीसरा होगा चंद्रायन गुट्टे के पास, जो यहां से डायरेक्ट एयरपोर्ट को जाएगी। तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये रोड वाइडनिंग का काम भी हुआ और भी रोड वाइडनिंग के काम ज़ेरे दौरान है। इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। ये बार बार पूछते मजलिस क्या करी? अरे दीवानों, यहां से 5 कदम के फासले पर हुसैन अलीम इंटर और जूनियर डिग्री कॉलेज है, जाकर देखो। उस कैंपस को बनाने वाले का नाम क्या है तुम पूछ लो। वहां पर कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियां जूनियर और डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। जाओ फलकनुमा के कैंपस को देखो, जाओ जाकर किले गोलकुंडा में जो बड़ा कैंपस बनाया गया डिग्री और जूनियर कॉलेज का, टेमरिस के स्कूल खोले गए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पर काम कर रही है और हर साल मजलिस की तरफ से हैदराबाद के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूलों में 15,000 बच्चों को स्कूल के बैग्स दिए जाते हैं। उसमें लॉन्ग बुक होती है, कंपास बॉक्स होता है, 10वीं जमात की इम्तिहान की फीस दी जाती है और जो बच्चा और बच्ची 10वीं जमात में उनका GPA 6 के ऊपर होता है, उनको कैश अवार्ड दिया जाता है। मजलिस ये काम करती है और ये बीजेपी की उम्मीदवार। बताओ अमित शाह, क्या इसका दवाखाना कोविड के दौरान 8-10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था? 10 दिन, 8 या 10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये लोग कोविड के पेशेंटों को लोच लोच कर खा रहे थे, लूट कर खा रहे थे। और आज आकर बड़ा ज्ञान दे रहे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, और बार बार बोल रहे पतंग को ऐसा काट देंगे। अरे याद रखो, पतंग हम भी पिलाते हैं और जब दूसरे की पतंग काटते हैं ना, तो या तो ढील से काटते हैं या खींच के काट के। एक तीसरा तरीका भी है अमित शाह हमारे पास, अत्ते मार लेते, हम दूसरे की पतंग रख लेते। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी पतंग लड़ाना चाहते, ढील से काटना आपको या खींच के काटना या अत्ते कर लेना। तो सोच लो। अब आप 13 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला आप तमाम को निकलकर अपने के कोट का इस्तेमाल करना है। मैं यहां पर आ रहा था तो नरेंद्र मोदी की तकरीर के घुसपैठी है और क्या क्या वो बकवास करे। तो हमारे हैदराबाद के तेलंगाना के मशहूर शायर हैं, उनका नाम मोइन बंबू है, मोइन अमर बंबू। उन्होंने अच्छा लिखे, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा दे रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक, फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगाए चिचा। ये मैं नहीं बोला, ये मोइन अमर बंबू बोल रहे हैं। उन्होंने बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वरना बीजेपी वाले बोलेंगे देखो हमारे हीरो को ऐसा बोल रहे। तुम्हारा हीरो जीरो कर दिया पूरे देश को, तुम्हारा हीरो देश को जीरो कर दिया। और अमेरिका कहता है कि इंडिया जेनोफोबिक है, जो बाइडेन बोल दिए। मोदी उसको इतना गले लपटे कि बस ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या रिश्ता है वो। जो बाइडेन बोल दिया जेनोफोबिक है इंडिया। अब आप बताइए, इतना उनकी खुशामद कर रहे और उसके बावजूद भी कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले बोलूंगा कि भारत के आईन को पढ़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। उसका जो प्रियम्बल है
उस प्रियम्बल में लफ्ज फेटर्निटी लिखा हुआ है, भाईचारगी। सबसे अहम चीज है। नरेंद्र मोदी उस भाईचारगी को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी भाईचारगी को बरकरार रखिए, अपनी भाईचारगी को खत्म होने मत दीजिए। और एक आखिर में, क्योंकि और एक जलसे में जाना है, हैदराबाद के एक मशहूर शायर है हरी सिंह। हरी सिंह ने भी अच्छा बोला। किस पे बोला अब आप तय कर लेना, अब आप सुन के तय कर लेना। हरी सिंह बोले, अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सास ससुरों में घुल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को आ रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता का पैसा बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता। तो जोर से बोलो हौरे। गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। ये दम है। अब 13 के दिन मैं और मामू ने देखना, अरे हौरे कहाँ रे हौरे, तो पूरे बूथ पे नजर आएंगे ना आप लोग, पूरे बूथ पे। और 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा? तीर का जवाब कैसा देंगे और क्या करेंगे? ढील खींच या हत्ते मारेंगे? तो जाइए, खाली बोलिए मत, खाली बोल के मेरे दिल को ठंडक मत पहुंचा दो। एक एक वोट का इस्तेमाल होना। हाँ पहलवान तुम आगे रमनसपुरे से, वेरी गुड, खींचो पहलवान, जरा दबा के खींचो। हाँ दबा के। 13 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना है, कोई छुट्टी उट्टी मनाना नहीं है। और मुझे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मालूम हुआ कि शायद पूरे फार्म हाउस गवर्नमेंट बंद कर देंगी, तो गैर जरूरी बुकिंग करा के पैसों का नुकसान मत कर लो, बल्कि एक नौजवान 5-5 घर की जिम्मेदारी ले ले कि मैं इन 5 घर के जिम्मेदारों को लेकर बूथ को जाऊंगा। क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं? एक नौजवान 5 घर की जिम्मेदारी लेगा कि इन 5 घर के जिम्मेदारों को मैं बूथ को लेकर जाऊंगा और अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा। जवाब दो मेरे भाई जमहूरी तरीके से। याद रखो, नफरत को खत्म करना है तो वोट का इस्तेमाल करो। ये आवाज आपकी है, हैदराबाद की। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटें हैं। ना कांग्रेस ना शरद पवार, अब जो उद्धव ठाकरे नए सेक्युलर बने हैं, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए। एक हाँ ठहरो, हाँ जज्बात में आ गए उन, हाँ कैफियत में आ गए तुम, समझ गया मैं। बैठो, गुलाब जामुन खिला उनको। हाँ तो एक भी किसी, हाँ हाँ नहीं उन्होंने अपने चाल में छोड़ दो उनको। आते हर जलसे में नहीं अलग भाई छोड़ दो उनको, अब मेरे दोस्त है उन्होंने, हम दोनों दीवाने हैं, अपना अक्लमंद है पूरे। तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे 10-11 रियासतों में एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी टिकट नहीं दे रहे, दिल्ली में नहीं है। आप बताइए फिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक माहौल बना दिया गया कि वोट को टिकट दिए तो नहीं जीतते। इंशाअल्लाह ताला आपकी जमात के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद से इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील और किशनगंज से अख्तरुल ईमान बहैसियत एमपी कामयाब होकर आपकी आवाज बनकर जाएंगे इस मुल्क को बचाने के लिए पार्लियामेंट में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एक एक वोट को समझिए, ये मत समझिए कि अरे इन्हें नहीं डाला तो नहीं। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए
पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा आपको। अगर 100% भी पोलिंग परसेंटेज होता है तो कानूनन उसकी इजाजत है। तो ये आपको काम करना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह बोल रहे डरिए मत, घबराइए मत। अमित शाह साहब, हम किसी के बाप से नहीं डरने वालों का नाम हैदराबाद के लोग हैं। 56 आए चले गए यहां पर, हमने सबको देखा। बहुत बहुत आए, बड़े बड़े बातें किए। अरे जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत पर रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। हमको फख्र है कि हमारे शहर का नाम हैदर कर्रार के नाम पर हैदराबाद रखा गया। और ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है। आपको बेखौफ होकर पूरे अपने अफराद खानदान के साथ, अपने वाइफ को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने बहन को लेकर, अपनी माँ को लेकर और आपका बच्चे अगर बालिग हैं उन सब को लेकर पोलिंग बूथ को जाना है। और आपके जितने काम रुके हुए हैं, वो जो प्रजा पालना का फॉर्म डाले हम लोग, जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर, 200 यूनिट बरखी के, पेंशन का, घर का, इस पर मजलिस काम कर रही है। मुझे यकीन है कि इंतखाबात के बाद ये मुस्तहिकीन को हम लोग पहुंचा सकेंगे। मगर अभी आपके सामने, हमारे सामने टारगेट ये है कि 13 तारीख के दिन एक वोट का इस्तेमाल होना। और पतंग के निशान पर नंबर 1, सीरियल नंबर 1 पर है। बटन दबाइए, आवाज आएगी और उसके बाजू के मशीन में एक चिट्ठी निकलेगी। उस चिट्ठी को 30 सेकंड तक आपको देखना है, उस पर पतंग का निशान होगा। अपने वोट घर डाल के आने के बाद घर में बैठ के भी जरा फोन मिलाओ, दोस्तों को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो, मियाँ मैं तो अपनी अमानत का इस्तेमाल कर चुका हूं, अपनी पार्टी को दे चुका हूं, अब आप जाइए। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक किसी को भी अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ होना यह चाहिए कि हाँ, जोहर की नमाज होगी, असर और मगरिब का असर की नमाज होगी, मगर उसके हट के आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बता रहा हूं आपको, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन बहुत बड़ी तादाद में इस बार मंजलिस को वोट देने वाले इंशाअल्लाह ताला। आज मैं गया था हमारे मुगलपुरा डिवीजन में, तो वहां पर वाल्मीकि समाज के करीब 800,000 लोग अपनी ऊदी पगड़ी पहनकर खड़े हुए थे और इतनी मोहब्बत का मुजाहरा मुझसे किया। और सब ने कहा कि ओवैसी साहब, संविधान को बचाना है। मोदी 400 पार की बात करके बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहता है। वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे, अगर मोदी दोबारा 400 लाएगा या इख्तिदार पर आएगा तो फिर दलितों का आरक्षण, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैं सलाम करता हूं हमारे दलित समाज के उन बहादुरों को जिन्होंने मोदी के 400 पार को समझ लिया कि इनका असली मकसद क्या है। बहरहाल 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाबी से हमकिनार करिए।